कहां तक पढ़ा था हम लोगों ने? विमान 8 में आ गए थे, विमान लास्ट चैप्टर हम लोग कर रहे थे ना। उसमें विमान 8 में सिद्धांत हमने पढ़ा था। चलो आगे पढ़ते हैं, सिद्धांत के बाद पढ़ते हैं। ठीक है, विमान 8 हम पढ़ रहे थे, सिद्धांत हमने पढ़ा था, सिद्धांत के बाद पढ़ते हैं। सिद्धांत वाले के विमर्श हाईलाइट कर लेंगे। विमर्श में ना 5 भेद आए हैं हेत्वाभास के। जो हेतु न हो, हेतु की तरह दिखे, वही हेत्वाभास होता है। उसके 5 भेद लिखे होंगे। बाकी हम लोगों ने पढ़ा था, सिद्धांत पढ़ लिया था। अच्छा, सिद्धांत के विमर्श में नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। 38 नंबर श्लोक अब हम हाईलाइट करेंगे। 38 नंबर श्लोक देखो, ठीक है। 38 नंबर श्लोक, शब्द बताए गए हैं, शब्द के प्रकार बताए गए हैं आचार्य चरक के द्वारा। शब्द और उसकी डेफिनेशन बताई गई है और शब्द के प्रकार बताए गए हैं कि कितने शब्द के प्रकार होते हैं। तो शब्द लिखा कि शब्दों नाम वर्ण सम नाम, ठीक है, समान समान आए, यानी वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के मिलाने से जो समूह होता है या समूह बनता है, उसको जो है हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। और शब्द के जो है वो क्या है? 4 भेद किए गए हैं, ठीक है। शब्द के 4 भेद किए गए हैं, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य, अनृतश्च, ठीक है। 4 भेद किए गए हैं शब्द के। तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही बन गया। पहला क्वेश्चन, चरक अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं जो है आचार्य चरक अनुसार शब्द के, ठीक है। दृष्ट, अदृष्ट और सत्य और अनृतज। दृष्ट यानी जो दिखाई देता हूं, जैसे कि त्रिभी हेतु भी दोषा पर कुप्यंती, दोष 3 हेतुओं से कुपित होते हैं। षड उपक्रमई पर साम्यति, 6 षड उपक्रम से शांति हो जाती है उनकी। ये जो दिखाई देते हैं, जो नहीं दिखाई दे वो अदृष्टार्थ हो गए, ठीक है। जैसे पुनर्जन्म होता है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन होता तो है, ठीक है। इंद्रियों से जो ग्रहण होता है, ठीक है, वो दृष्टार्थ हो गया। जैसे कि अदृष्टार्थ जो दिखाई नहीं देता, ठीक है, जैसे कि पुनः अस्थि प्रेता भाव, ठीक है। जैसे कि पुनरअस्थि प्रेता भाव, अर्थात कि भाई जैसे कि दोबारा जन्म होता है। अस्थि मोक्ष इति, मोक्ष होता है, ये हमको सामने अपनी इंद्रियों से नहीं दिखाई देता लेकिन होता है। सत्य है, जो सत्य है, यथार्थभूत है, जो सत्य है, जो एग्जिस्ट करता है, जो ट्रुथ है। जैसे कि हम ये बोलते साध्य रोगों की चिकित्सा होती है, वही शायद इसमें लिखा होगा, यथार्थभूत है। संत है आयुर्वेद उपदेशा, संति सिद्ध उपाया, ठीक, आयुर्वेद उपदेश करता है कि साध्य रोगों की चिकित्सा होती है। हाँ बिल्कुल होती है, सत्य बात है, ठीक है। असत्य, असत्य जस्टिस के विपरीत बोल दो असाध्य रोगों की चिकित्सा होती है, वो तो असत्य हो गया, उसको तो झूठ हो गया वो तो, ठीक है। तो शब्द के 4 भेद होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यही क्वेश्चन बनता है, शब्द के कितने भेद हैं? तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि भाई शब्द के इतने भेद, 4 भेद माने चरक ने, ठीक है। दृष्ट, दृष्टार्थ, सत्य और अनृत। अनृत का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। अनृत का मतलब जो झूठ बोलता है, ठीक है, वो है सत्य। तो शब्द के 4 भेद हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन उठेगा, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा सा क्वेश्चन पूछेंगे, शब्द के भेद बताओ, शब्द के कितने भेद है? तो 4 भेद शब्द के होते हैं, बस ये इतना क्वेश्चन उठेगा और इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे जरा, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, श्लोक नंबर 38 में यही है, ठीक है, शब्द के भेद। उसके बाद प्रत्यक्ष आया है, ठीक है। प्रत्यक्ष आया है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। प्रत्यक्ष नाम तद आत्मना च इंद्रिय स्वम उपलब्धते, जो आत्मा और इंद्रिय स्वम देखते हैं, स्वम अनुभव करते हैं, उसी को प्रत्यक्ष कहा गया है, ठीक है। ये वाद में से है। अनुमान, अनुमान नाम हो तर्को युक्त है पेक्ष, ठीक है। युक्ति आपेक्ष तर्क को अनुमान कहा जाता है। युक्ति पूर्वक आप किसी को तर्क दो, ठीक है। अनुमान नाम तर्को युक्ति अपेक्ष है, ठीक है। ऐसा तर्क जो युक्ति की अपेक्षा रखता है, वही अनुमान है, ठीक है।
जैसे कि अग्नि जरण शक्ति, अगर अग्नि का अनुमान लगाना है तो उसकी जरण शक्ति, जैसे हम पूछे आपसे कोई कि भाई अग्नि कितनी है, तो आप क्या दोगे, अग्नि कैसे पता चलेगी, आप तर्क दोगे कि भाई उसकी पाचन शक्ति से पूछ लो कि जितनी पाचन शक्ति होगी उतना उसका जो है अग्नि होगी। ठीक है, तो आपने क्या दिया, एक आपने एक अनुमान, अनुमान मतलब क्या, युक्ति लगाई, आपने एक जोड़ा कि भाई हाँ अग्नि ऐसी तो बता नहीं सकते लेकिन जरण शक्ति से बता सकते हैं। तो तर्क देके, तर्क क्या हुआ कि भाई हाँ पाचन शक्ति से ही पता चल सकता है, जिसकी जितनी ज्यादा पाचन शक्ति, तो इसलिए कहा है अनुमान नाम तर्को युक्ति अपेक्षा। कई बार उल्टा भी बोल देते, युक्ति क्या है, तर्क अपेक्ष अनुमान, वो युक्ति हो जाता है। एति है क्या है, एति है आप तो उपदेश, एति है नाम आप तो उपदेश वेदादि, बस इतना। एति है नाम क्या है, आप तो उपदेश, आप तो उपदेश वालों का नाम जो है वो एतिय है। ठीक है, एतिय क्या है, आप तो उपदेश, बस एतिय आप तो उपदेश प्रमाण को एतिय बोलते हैं, इतना सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट उपमान। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से आप समझते भी होगे। उपमेय नाम यद अन्य नश्य, ठीक है, किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु, ठीक है, दूसरी वस्तु का ज्ञान करना, या दूसरी वस्तु, या फिर ये कह लो कि किसी प्रसिद्ध वस्तु का सादृश्य देखकर दूसरी अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान कराए। कोई प्रसिद्ध वस्तु देख के जो है प्रसिद्ध वस्तु उसका ज्ञान हो, वो अनुमान उपमान कहलाता है। जैसे डंडे को देख के दंडलशक रोग जैसे, या धनुष को देख के धनुष स्तंभ। ठीक है, धनुष तो क्योंकि प्रचलित है, धनुष स्तंभ वो बहुत अनकॉमन है, तो उससे अगर उसका जो है हम जो है समझेंगे तो उसको उपमान कहते हैं। इसीलिए लिखा उपमेय नाम यद अन्य नश्य सादृश्यम अधिकृत है प्रकाश ने। ठीक है, तो ये उपमान प्रमाण है। ठीक है, इसके बाद संशय, संशय तो संदेह लक्षणम, संशयो नाम संदेह लक्षणम। संशय क्या है, संशय नाम संदेह लक्षणम, बस इतना ही कर लो। संशय जो है वो संदेह के लक्षण युक्त होने से जो है। उसके बाद लिखा असंदिग्धेषु अर्थेषु अर्थेषु व निश्चय, अर्थात किसी चीज का निश्चय ही हो, निश्चित ज्ञान ही न हो, उसे संशय कहलाता है, उसको संशय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि संशय किसको था, मैत्रेय को था, 10वें चैप्टर में आपने पढ़ा मैत्रेय की मिथ्या बुद्धि। ठीक है, वो संशय था उनके मन में, क्वेश्चन था, मतलब संशय था, निश्चित ज्ञान नहीं था। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा, पहली लाइन हाईलाइट करनी, वही आपके लिए क्वेश्चन है, उससे ज्यादा ना आपको पढ़ना है ना ज्यादा आपको सोचना है उसके बारे में। ठीक है, तो पहली लाइन, वो फिलिंग द ब्लैंक्स इसका तो भराएगा नहीं, अब आगे जो आएंगे एक दो, प्रयोजन, प्रयोजन क्या है, अब देखो प्रयोजन, हमारा आयुर्वेद पढ़ने का प्रयोजन क्या, तो लिखा प्रयोजन नाम यद आरंभ, लिखा ना यद अर्थ आरंभते आरंभा, कि जैसे प्रयोजन नाम किसका है, यद अर्थ आरंभते आरंभा, जिसके लिए कार्य प्रारंभ किया जाता है। हम पढ़ना क्यों प्रारंभ करते हैं, यानी जिस मनोरथ के लिए जो है वो कार्य प्रारंभ किया जाता है उसको बोलते हैं प्रयोजन। ठीक है, अब जैसे कि अब मैं भाई अकाल मृत्यु होती है तो मैं आयु के लिए हितकारी आहार विहार का सेवन करूंगा, जो अहितकारी आहार विहार है उसको त्याग दूंगा, तो कैसे मुझे अकाल मृत्यु मार सकेगी। तो प्रयोजन की किसके लिए आप कार्य करना चाह रहे हो, तो हितकर आहार विहार का सेवन मैंने क्यों किया, ताकि मेरी अकाल मृत्यु ना हो, तो मेरा प्रयोजन क्या हुआ। ठीक है, किसके लिए मैंने अपना कार्य प्रारंभ किया, इसको बोलते प्रयोजन। तो पहली लाइन हाईलाइट कर लो, वही हमारे लिए क्वेश्चन है, बाकी तो एग्जाम्पल दिया गया। उसके बाद सव्यभिचार। ठीक है, व्यभिचार का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूं थोड़ा सा पहले। व्यभिचार का मतलब होता है कि जैसा आचार करना चाहिए वैसा आचार न करे, या जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार न करे। ठीक है, ये सव्यभिचार होता है, यानी व्यभिचार हो गया, व्यभिचरणम, व्यभिचारी जिसको बोलते हैं, यानी जो सही ना हो, जो गलत हो, जैसा रूल बताया गया वैसा रूल है नहीं, जैसे उसके लक्षण है वैसे उसके लक्षण, जो व्यभिचार, जैसे आपने पढ़ा होगा निदान स्थान 1 में व्यभिचारिक हेतु। ठीक है, व्यभिचारिक निदान उसको होना चाहिए लेकिन है नहीं, तो वो वैसे कह रहा है कि जिसका व्यभिचारण हो, अर्थात निश्चित रूप से एक ही बात को न बताए, कभी दूसरी बताए कभी दूसरी बताए, इसको बोलते हैं व्यभिचार। ठीक है, व्यभिचारी गलत इंसान, कभी कुछ एक स्टैंड हो ही ना। जैसे यह औषध उस रोग में प्रयोग करने से लाभकर हो न भी हो, इसको बोलते हैं सव्यभिचार। ठीक है ना, सव्यभिचार नाम यद व्यभिचरणम, व्यभिचरणम मतलब अपनी जो फिजियोलॉजी है उससे हटकर काम करना, जो उसको करना चाहिए वो नहीं करना। ठीक है,
तो वो कह रहा है, मतलब व्यभिचार जो निश्चित रूप से एक बात को न बताए उसको बोलते हैं व्यभिचार। ठीक है, अब ये हेतुआभास का भेद है। अब यहाँ पूरी डिटेल हेतुआभास की नहीं करेंगे क्योंकि ये पदार्थ विज्ञान का टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ 5 भेद जो है वो जरूर याद करेंगे। ठीक है, 5 भेद जो है होते हैं, हम ये बात जरूर याद करेंगे अब। ठीक है, अब ये बात जरूर याद करेंगे कि 5 भेद होते हैं कि हेत्वाभास के। भेद के नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, आसिद्ध बाधिता, इसको आप हाईलाइट कर लोगे। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लोगे। और उसमें जो सव्यभिचार है उसके भी भेद लिखे हैं। ठीक है, साधारण, असाधारण और अनुपसहारी। ठीक है, सिर्फ भेद के नाम याद करने अभी, और कुछ नहीं ज्यादा। जो भेद दिए गए हैं उसके नाम ही याद करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हेत्वाभास न्याय ने कितने प्रकार का बताया, तो 5 प्रकार का, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन ये कि भाई कौन कौन सा है, तो सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, आसिद्ध और बाधिता। उसके बाद क्या लिखा कि भाई सव्यभिचार के कितने भेद हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसहारी। विमर्श में दिए गए हैं, सीधी सीधी लाइन, सीधी सीधी बात, वही हमको पढ़ना है। ठीक है, उससे ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है, उससे ज्यादा हमको याद नहीं करना है। सिर्फ जो दिया गया है, जो हाईलाइट कराया गया आपको, उतना ही आपको याद करना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह फिक्स है। ठीक है, अब जैसे किरबी मैंने कल सुश्रुत का कराया, वाग्भट का कराया, उसकी वही जगह फिक्स थी जो हमने कल कराया। ठीक है, तो हर एक की अपनी अपनी जगह फिक्स है, तो उसको वही याद करना है, और कहीं मतलब आगे पीछे नहीं याद करना है। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। उसके बाद जिज्ञासा, जिज्ञासा नाम परीक्षा, ये फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है। 46 नंबर श्लोक, परीक्षा का नाम जिज्ञासा है। जिज्ञासा नाम परीक्षा, इसको हाईलाइट कर लो। जिज्ञासा नाम परीक्षा, हाईलाइट करो इसको। जिज्ञासा का नाम ही परीक्षा है। व्यवसाय, व्यवसाय नाम निश्चय। अच्छा, हमने एक अनुमान प्रमाण पढ़ा था व्यवसाय का। अनुमान प्रमाण का मतलब त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी अध्याय में, उससे व्यवसाय से किस चीज का अनुमान लगाया जा रहा था, ये मेरा क्वेश्चन है। व्यवसाय से किसका अनुमान लगाया जा रहा था, विज्ञान बोलो। का। विज्ञान का, बिल्कुल, शाबाश वंदना। विज्ञान व्यवसाय, कि आप कितना ज्ञान रखते हो, इसका अनुमान व्यवसाय से लगाया जा रहा था। ठीक, तो ऐसा करके याद रखना। यहाँ व्यवसाय नाम निश्चय, किसी वस्तु के निश्चित कारण को व्यवसाय कहते हैं। जैसे आप कह दो कि ये वातिक रोग है, अर्थात ये वात जन्य ही रोग है। ठीक है, इस प्रकार का निर्णय लेने को व्यवसाय, यानी साफ साफ लिखा व्यवसाय क्या, निश्चय, व्यवसायो नाम निश्चित, निश्चित कोई बात कह दो उसको जो है वो व्यवसाय कहते हैं। अर्थापत्ति, ये तो पहले वाले की तरह, व्यभिचार की तरह। ठीक है, वो सही, वो गलत अर्थ में थोड़ा अपोजिट था, ये सही अर्थ में। उसमें तो किसी एक निश्चित बात का ज्ञान नहीं हो रहा था, इसमें क्या गई, जो बात नहीं कही गई उसका भी ज्ञान स्वयं हो जाता है। इसमें आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, हम लोग जब हमारी बुक पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे कि देवदत्त मोटा है, वो दिन में नहीं खाता है। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है कि वो रात को खाता है, तभी तो वो मोटा है। तो यानी जो बात नहीं कही गई उसका भी आपको अर्थ प्राप्ति हो जाए, उसको बोलते हैं अर्थापत्ति। ठीक है, जो बात आपको नहीं कही गई उसका भी बात आपको पता चल जाए, उसी को बोलते हैं अर्थापत्ति। ठीक है, हाईलाइट कर लो इसको।
ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा उसके बाद, पदार्थ विज्ञान तो हमने अभी पढ़ी थी ना, पदार्थ विज्ञान तो हम पढ़ चुके हैं ना। बताओ हाँ या ना, बोलो कुछ तो, शांति से बैठ जाते हो। बोलो कुछ। पदार्थ विज्ञान हमने पढ़ी है ना अभी थोड़े दिन पहले, जी बॉस। है ना। ठीक है, उसी में से तो था, अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ी हमने पदार्थ विज्ञान। कोई बात नहीं, फिर से पढ़ेंगे, लेकिन उसमें है ये सब चीजें। पीडीएफ नहीं हो तो नोट्स की मैं भेज देता हूँ आपके पास। फॉरवर्ड कर देता हूँ, वैसे मैंने भेजे हुए हैं। अभी जो नए अभी कल परसों जो ज्वाइन हुए या फिर जो थोड़े, उनको नहीं भेजे हुए, बाकी सबको मिलेंगे आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि ये उसी में है ना। ठीक है, तो पदार्थ विज्ञान अर्थापत्ति देखो, हिंदी में हाईलाइट कर लो अर्थापत्ति को, या फिर लिखो अर्थ प्राप्ति नाम यत्र एक है अर्थेन न उपतेन परस्य अर्थेन परस्य परस्य अर्थस्य अनुक्तस्व अपि सिद्धि। यानी जो अर्थ बताए नहीं है, एक अर्थ का कहने पर जो दूसरा अर्थ नहीं कहा गया है उसका भी ज्ञान स्वतः हो जाए। जैसे कहे कि यह रोग अपतर्पण साध्य नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है कि यह संतर्पण साध्य है। ठीक है, वो संतर्पण साध्य है। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट। अर्था प्राप्ति के बाद संभव। ठीक है, यो यतः संभवति स तस्य संभव। ठीक है, यो यतः संभवति स तस्य संभव, जिसकी उत्पत्ति जहां संभव है वही संभव है। जैसे कि पुरुष षड धातु, षड धातुओं गर्भस्य, षड धातु से गर्भ संभव है। व्याधि का अहित सेवन और हितकर सेवन से आरोग्य संभव है, यानी जो जिसकी जहां उत्पत्ति संभव हो। ठीक है, नोट्स मैंने भेज दिया आपके पास फिर से। वैसे मैंने पहले भेजे हुए थे, जब मैंने पढ़ाया तब भी भेजे थे मैंने, लेकिन फिर भी जिस लोगों के पास नहीं है तो वो अपना प्रिंट आउट निकलवा ले। मैंने फिर से एक बार भेज दिया पदार्थ विज्ञान। और पदार्थ विज्ञान इतनी पढ़नी होती है जितनी इसमें है, इससे ज्यादा नहीं पढ़नी होती। ठीक है, हालांकि मैंने भेजी हुई थी पहले, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये लोगों के पास ऐसे होता कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो मैंने कहा कि चलो लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उसके बाद। अनुयोज्य, अब थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, देखो हिंदी की तरह लिखा है अनुयोज्य। ठीक है, पहली पहली लाइन ही आपको हाईलाइट करनी है, क्वेश्चनेबल वही है, ज्यादा आता भी नहीं है। जहां से आता है, जैसे कि सिद्धांत से क्वेश्चन आता है, शब्द से आता है, आगे वाक्य दोष से क्वेश्चन आता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी और डिटेल में कराऊंगा अभी। ठीक है, बाकी सिर्फ हमने समझना है कि है क्या चीज ये। अनुयोज्यम, अनुयोज्यम नाम यद वाक्यम वाक्य दोष युक्तम तत्। हिंदी की तरह लिखा है, जो वाक्य, अनुयोज्य उसे कहते हैं जो वाक्य दोष से युक्त हो, यानी जिसमें दोष हो, जिस वाक्य में दोष हो उसे अनुयोज्य कहते हैं, जिसमें वाक्य दोष हो जिसमें, उसे अनुयोज्य कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या नाम है, अन अनुयोज्य, यानी जिसमें दोष नहीं है, जिसमें वाक्य दोष नहीं है। तो लिखा है कि लिखा ना, अन अनुयोज्यम नामतो विपर्येण,
ठीक है, यानी जो अनुयोज्य के विपरीत हो, यानी जो ठीक हो वही जो है क्या है, अनुयोज्य है। ठीक है, उसको हाईलाइट कर लो, श्लोक नंबर 50 और श्लोक नंबर 51। उसके बाद देखो क्या है, अनुयोग। ठीक है, अनुयोग, अनुयोग का मतलब मैं ये मानता हूं कि क्वेश्चन करना जो है वो अनुयोग कहलाता है। क्वेश्चन पूछना, या आप समझ लो कि कारण पूछना। ठीक है, कारण पूछना जो है वो क्या कहलाता है, अनुयोग कहलाता है। ठीक है, यहां लिख लो कि किसी भी क्वेश्चन के पीछे क्यों लगा दो, वो क्या है, अनुयोग है। ठीक है, समझाता हूं कैसे, हिंदी पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, हिंदी से ही हमको समझ आएगा, हेडिंग हाईलाइट करनी हिंदी में बस, और हिंदी पढ़ लेनी है, उसके बाद समझ आना चाहिए, वो क्वेश्चनेबल चीज नहीं है। ठीक, क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। एक विद्या का विद्वान उसी विद्या के विद्वान से ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन की परीक्षा के लिए तंत्र या तंत्र के एक देश में से पर्सन का एक भाग पूछे, जैसे नित्य पुरुष है। इस पर प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा करने पर दूसरा कहे इसमें क्या हेतु है, मतलब इसमें क्या कारण है, क्यों है पुरुष नित्य। सिर्फ इतना पूछ ले, क्यों, मतलब हेतु पूछ ले, कारण पूछ ले। कारण पूछना मतलब क्यों पूछना, क्यों, कारण तो हम इसलिए पूछते हैं ना, क्या क्यों लगा के, तो उसी को बोलते हैं क्या, अनुयोग। प्रतिज्ञा में हेतु पूछने वाला वाक्य अनुयोग कहलाता है। तो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल शब्दों में। प्रत्यय अनुयोग, अनुयोग के बाद फिर से अनुयोग, उसने बताया कि पुरुष नित्य क्यों है। ठीक है, फिर से उसने पूछ लिया, उसने कोई एक कारण बताया। ठीक है, उसने फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, क्यों, ऐसा क्यों, दूसरे कारण में कारण पूछ लिया। ठीक है, तो उसने पूछा कि भाई ऐसा क्यों। ठीक है, उसने पूछा कि पुरुष नित्य क्यों, तो उसने कह दिया कि भाई क्योंकि ये न मरता है न जीता है। तो फिर कहेगा कि ऐसा क्यों, फिर क्यों पूछ लिया, अनुयोग में अनुयोग कर दिया तो प्रत्यय अनुयोग। ठीक है, अब जो है वाक्य दोष। ठीक है, वाक्य दोष कितने प्रकार का, पहला क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, वाक्य दोष कितने प्रकार का है, पहला क्वेश्चन तो ये है, वाक्य दोष नाम है खलु अस्मिन् अर्थे न्यूनम अधिकम अनर्थकम अपार्थकम विरुद्ध चैती। तो 5 प्रकार का वाक्य दोष हो गया। ठीक है, कौन कौन सा, न्यून यानी कोई बात कहनी थी पूरी वो कही नहीं, अधिक जो थोड़े शब्दों में ही काम चल जाता था उसको अधिक लगा दिया, अनर्थकम दूसरा अर्थ दे दिया, बनता ही दूसरा अर्थ है, अपार्थकम बोल दूसरा दिया, विरुद्ध बिल्कुल अपोजिट चीज बोली। ये 5 प्रकार के, अभी एक ही डिटेल में करेंगे हम, वो तो जर्नली एक मैंने आइडिया दिया है। ठीक है, अब पढ़ेंगे न्यून वाक्य। ठीक है, कोई भी वाक्य या कोई भी संभाषा परिषद जब दूसरों को हम समझाते हैं, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम पंच अव्यय वाक्य द्वारा चीजों को समझाते हैं। ठीक है, यानी कोई भी वाक्य या कोई भी सिद्धांत जब पूरा हो तब उसमें कोई प्रतिज्ञा कहे, कोई हेतु कहे, उदाहरण, उपनयन और निगमन। ये कल पढ़ा है ना हमने, पंचव्य वाक्य पढ़ा है, हाँ या ना बोलो, पढ़ा है ना, सबको समझ आया ना क्या है। देखा, इसमें से कोई एक भी बात ना हो या इसमें से कोई एक बात मिस हो, यानी वो वाक्य तो पूरा नहीं हुआ, वो सिद्धांत तो पूरा नहीं हुआ, हम दूसरों को समझा ही नहीं पाए, इसको बोलते हैं न्यून, कम रह जाना। ठीक है, यानी किसी वाक्य में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इसका किसी एक का अभाव हो। ठीक है, या केवल एक ही से सिद्ध किया जाए, किसी एक ही हेतु से सिद्ध किया जाए कोई, तो उसको बोलते क्या, ये न्यून है, न्यून दोष है, कम है। ठीक है, उसके बाद अधिक, न्यून के विपरीत अधिक होता है। ठीक है, न्यून के विपरीत अधिक होता है। ठीक है, अधिक का मतलब जो न्यून के विपरीत हो। ठीक है, देखो लिखा कि कैसे, फॉर एग्जाम्पल, कैसे अधिक कैसे, तो देखो लिखा है कि जहां पर केवल, लिखा है ना, यदा वा आयुर्वेद भाष्यमाने, जहां पर केवल आयुर्वेद की बात कहनी हो, जहां पर केवल आयुर्वेद का प्रसंग उचित हो, आयुर्वेद का विषय कहना उचित हो, वहां पर जो है बृहस्पति ने क्या कहा। ठीक है, बृहस्पति का मत लेके आ गए हम लोग। ठीक है, यानी किसी दूसरे का, या फिर ओसनस ने क्या कहा, जो जो इस आयुर्वेद से रिलेट ही नहीं करता। ठीक है, जो आयुर्वेद से रिलेट ही नहीं कर रहा, या अन्य किसी शास्त्र का, यद किंचित किसी अन्य शास्त्र का,
प्रत्यय संबंधानार्थम उच्यते। ठीक है, किसी अन्य जो अप्रासंगिक शास्त्र है या किन्हीं अन्य शास्त्र का, चाहे वो प्रासंगिक बात ही क्यों ना हो, फिर भी 2 बार कही जाए, ठीक है, फिर भी 2 बार कही जाए, वो भी तो अधिक हुआ। या यदवा संबंध अर्थम अपि, चाहे वो संबंध भी रखती हो, द्वि भी लिखा ना, द्विर अधिभियते तत् पुनरुक्त दोष तब अधिकम, उसको पुनरुक्त दोष कहते हैं, वो भी अधिक होता है। पुनरुक्त यानी बार बार कहना, वो भी अधिक के अंतर्गत आएगा, कम के अंतर्गत आए। कोई बात थी एक कहने की, वो 2 कह दी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुनरुक्त 2 प्रकार का होता है, फिर कह दिया कि जैसे अधिक में एक पुनरुक्त होता है भाई, अधिक का, ठीक है, वाक्य दोष में जो अधिक होता है उसका एक भेद होता है पुनरुक्त, 2 बार कहना, 2 बार उक्ति करना। वो 2 बार वाला जो पुनरुक्त है, ठीक है, किसी शब्द को 2 बार कहना या किसी वाक्य को 2 बार कहना, ठीक है, वो कहते हैं कि वो 2 प्रकार का होता है पुनरुक्त। 2 प्रकार का कैसे हुआ? एक अर्थ पुनरुक्त, एक शब्द पुनरुक्त। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि भाई अर्थ पुनरुक्त क्या है और शब्द पुनरुक्त क्या है, यानी एक ऐसी बात, जैसे कोई शब्द पुनरुक्त है, शब्द पुनरुक्त वही शब्द हमने फिर से, जैसे भेषजम भेषजम, ये पुनरुक्त दोष हो गया, पुनरुक्त शब्द हो गया, 2 बार आ गया, दोनों का अर्थ एक ही है, भेषजम भेषजम, औषध औषध। अच्छा, एक जगह लिख दिया औषध, एक जगह उसी वाक्य में लिख दिया भेषज, दोनों का मतलब एक है, ये अर्थ पुनरुक्त हो गया, क्योंकि वही अर्थ की बात 2 बार कह दी आपने। ठीक है, तो इसीलिए कहा कि तत्च पुनरुक्तम द्विविधम, पुनरुक्त 2 प्रकार का होता है, अर्थ पुनरुक्त, शब्द पुनरुक्त। ठीक है, जैसे भेषजम औषधम साधनम इति, जैसे भेषज औषध और साधन, शब्द पुनरुक्त पुनर्भेषजम भेषजम इति, 2 बार भेषज भेषज आदि शब्द पुनरुक्त हो गया, औषध भेषजम साधनम आज ये अर्थ पुनरुक्त हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट वाला जो है, ये तो हो गया अधिक वाला। ठीक है, अब तीसरा है अनर्थक। अनर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, अलग आप उसको शब्द के भेद को तोड़ोगे तो कोई अर्थ नहीं हो बस, लेकिन सब जब जुड़ते हैं तब अर्थ हो, अलग अलग करके कोई अर्थ ना हो जिसका। अनर्थकम नाम यद वचनम अक्षरम ग्राम मात्र में, अक्षरम का समूह मात्र होता है बस, केवल। ठीक है, केवल अक्षरों का समूह मात्र होता है। ठीक है, कै ख घ, ठीक है, आदि 5 वर्गों की तरह हो, कै वर्ग, मतलब जो, मतलब जिसका कोई, मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती किसी उसकी, उसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, वो ऐसे ही लगाया जाता था कि पद्य पूरा हो जाए, गद्य पूरा हो जाए, उसको बोलते हैं अनर्थक, जिसका कोई अर्थ ही ना हो। अब अपार्थकम नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखोगे तो अपार्थकम, ठीक है, कि जिसमें शब्द तो अर्थयुक्त हो, उसमें तो शब्द जो है अर्थयुक्त होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अपार्थकम में क्या है कि शब्द तो अर्थयुक्त हो। अपार्थकम नाम यद अर्थवत दृष्टांत सिद्धांत समय विरुद्ध, सॉरी, अपार्थकम नाम यद अर्थवम परस्पर संयुज्य नाम अर्थकम, कि जब वो परस्पर संयुग हो तो वो जो है वो क्या करें, कोई एक अर्थ कहें। ठीक है, देखो लिखा है कि क्या, अपार्थकम नाम यद अर्थवतम परस्पर संयुज्य मानम नर्थकम यथा चक्रम तक्रम वंशम वज्र निशाकारा इति। ठीक है, अर्थात लिखा कि जो शब्द अर्थ युक्त हो पर परस्पर किसी का भी संबंध न हो, उसे अनर्थक वाक्य को अपार्थक कहते हैं। ठीक है, जैसे एक वाक्य में 3-4 शब्द दे दिए, जैसे चक्र तक्र, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक ड्राइविंग बिठाने के लिए दे दिए। ठीक है, ऊपर वालों का तो ये भी अर्थ नहीं होता, उसमें तो 5 वर्डों में से कह दे देंगे, कहीं पे च दे देंगे, कोई अर्थ नहीं होगा जिसका। ठीक है, इसमें क्या होगा, इन शब्दों का चक्र का अर्थ तो है, चक्र के बाद तक्र दे दिया मान लो, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। वंश वज्र वो सिर्फ भाई पद्य बनाने के लिए, गद्य बनाने के लिए दिया है, उन दोनों का आपस में कोई सिद्धांत नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई मिलना नहीं है, उसको बोलेंगे अपार्थकम। फिर है विरुद्ध। विरुद्ध तो बहुत आसान है। विरुद्ध क्या कहते हैं कि जहां पर आपने हेतु बताना था वहां आपने हेतु नहीं बताया, यानी कारण बताना था वहां आपने कारण नहीं बताया, जहां आपने एग्जाम्पल देना था वहां आपने एग्जाम्पल नहीं दिया, फिर बाद में को अरे अरे मैं भूल गया था, मुझे यहाँ ये कहना चाहिए था लेकिन मैं अब कहता हूं। ठीक है, वो क्या हो गया, विरुद्ध। विरुद्ध नाम यद दृष्टांत सिद्धांत समय विरुद्ध, यानी जो जहां दृष्टांत देने का, सिद्धांत देने का समय विरुद्ध हो जाए,
ठीक है, यानी जो दृष्टांत और सिद्धांत समय के विपरीत हो उसे विरुद्ध कहते हैं। ठीक है, दृष्टांत और सिद्धांत तो हमने बता ही दिया है। अब कहते हैं कि समय तीन प्रकार का होता है। दृष्टांत और सिद्धांत तो हम वर्णन करके आए, सिद्धांत तीन प्रकार का हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, दृष्टांत उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा। लिखा कि अगर कोई चीज इसके विरुद्ध है तो उसका नाम विरुद्ध है। ठीक है, कोई आपके एग्जाम्पल के विरुद्ध बात कह दी है, ठीक है, वो विरुद्ध हो गया। अब कहते हैं समय, समय पुनः त्रिधा भवति, तीन प्रकार का समय है। आयुर्वेदिक समय, यागिक समय, मोक्ष शास्त्रिक समय। ठीक है, मोक्ष शास्त्रिक समय। आयुर्वेदिक समय चतुष्पाद है, तो लिखा है तत्र आयुर्वेदिक समय चतुष्पाद भेषजमिति। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयुर्वेदिक समय क्या है, तो चिकित्सा का चतुष्पाद वही है, आयुर्वेदिक समय वही भेषज है। यागिक समय यजमानों द्वारा कब पशुओं का वध करना चाहिए उसे बोलते हैं। और मोक्ष शास्त्रिक समय, मोक्ष शास्त्रिक सभी प्राणियों में अहिंसा का व्यवहार करना चाहिए, इसमें अपने अपने समय से विपरीत कहने से विरुद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो मोक्ष शास्त्रिक समय सर्वभूते हिंसेति, ठीक, जो मोक्ष के लिए अग्रसर करे जो समय या जो बात। ठीक है, ये तीन प्रकार का समय माना है। ठीक है, तो समय आयुर्वेदिक, याज्ञिक और मोक्ष शास्त्रिक समय, उनके आगे उनका एग्जाम्पल दिए भी गए हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो, सबसे पहले उन्होंने कहा विरुद्ध। विरुद्ध का मतलब कोई आपने बात कही, आपने दृष्टांत उसी बात के विरुद्ध दे दिया, तो ये तो वाक्य दोष हो गया ना। ठीक है, जैसे आप कह रहे हो कि आपने ये कहा कि भाई पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसी प्रतिज्ञा की आपने, आप इस पे डिबेट कर रहे हो और आपकी प्रतिज्ञा पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन आपने उदाहरण दे दिया मोक्ष का कि मोक्ष होता है। तो ये मोक्ष होता है तो इसे अपने आप सिद्ध हो गया कि भाई आप पुनर्जन्म होता, आपने अपनी प्रतिज्ञा की हानि कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया। ठीक है, तो जो जो चीजें हाईलाइट है, वैसे तो ये संपूर्ण है, थोड़ा अच्छी सी टेबल बना के लिखोगे तो सारी चीजें ही मतलब इसमें अपना मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन और कुछ नहीं तो समय के तीन प्रकार और वाक्य दोष के चार प्रकार, कम से कम ये तो याद रखना कि उनका मतलब क्या है, एक्चुअली मतलब क्या है। अगर पूरा मतलब रटना तो है ही नहीं, वो समझ के आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो वो जो हेडिंग हेडिंग है उसकी हाईलाइट कर लो, उदाहरण हाईलाइट करने की जरूरत नहीं। और तीन प्रकार का जो है समय हाईलाइट, जिन जो लोग फोन पे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको स्क्रीन दिख रही है वो तो फिर अपना हाईलाइट ही कर ले, मैंने कर ही लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। बहुत सिंपल है, आपको समझ आनी चाहिए बस चीजें। ठीक है, जो चीजें श्लोक याद करने की होगी या जो श्लोक से क्वेश्चन निकलेगा वो तो अलग होगा, मैं उसमें बताऊंगा कि आपको क्या करना है, आपको कितना डिटेल में करना है। ठीक है, बाकी नहीं तो सिर्फ उतना ही करना जितना मैंने बताया है आपको कि हाँ भाई इसमें केवल भेद या, अब जैसे हेतुआभास के अभी केवल आपको भेद याद होने चाहिए जब तक क्या पदार्थ विज्ञान नहीं पढ़ रहे हो। और पदार्थ विज्ञान में भी लगभग वो भेद से या अंदर से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो मुश्किल से निकाल पाओगे, अगर डिटेल पढ़ रखे उसका अर्थ आपको पता है तभी आप निकाल पाओगे। वाक्य प्रशंसा, लिखा कि यथा खलु अस्मिन् अर्थे तब न्यूनम अनधिकम अर्थवत अनपार्थकम अविरुद्धम अधिगत पदार्थ चैति वाक्यम अननुयोज्यमिति प्रशस्यते। अननुयोज्य, अनुयोज्य तो दोष युक्त हो, अननुयोज्य जो दोष युक्त नहीं हो, और उसी वाक्य की प्रशंसा करते हैं जो दोष युक्त नहीं हो। ठीक है, वाक्य जो दोष युक्त नहीं हो। ठीक है, दोष कैसा, जो न्यून नहीं हो, जो अधिक नहीं हो, जो अर्थ वाला हो, जो अपार्थ का नहीं हो, जो विरुद्ध नहीं है। ठीक है, वो सारी बातें लिखी है। छल, ठीक है, इसमें भी हम केवल दो प्रकार का लिखेंगे। आचार्य चरक ने दो प्रकार का छल बताया, एक सामान्य छल, एक वाक छल। ठीक है, वाक छल का एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, वाक छल का एग्जाम्पल यानी बोलने में जो छल, और सामान्य छल का भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आप पहले इसको हेडिंग को हाईलाइट करो, सामान्य छल क्या होता है और वाक छल क्या होता है। ठीक है, ये किताब को रहने दो, एक बार ये हाईलाइट कर लो, छल दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक सामान्य छल, एक वाक छल, पहला क्वेश्चन तो है ये। अब सामान्य छल क्या है और वाक छल क्या है। वाक छल मतलब बोलने में छल। ठीक है, जैसे कि अश्वत्थामा मारा गया, ठीक है, ये वाक छल था। अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजर, यानी हाथी, मनुष्य नहीं हाथी मारा गया, हाथी का नाम है। तो ये उन्होंने वाक छल कहा था। वाक छल का मतलब देखो, बोला तो उसने सत्य था। ठीक है, बोला तो उसने, अरे यार ये रिकॉर्डिंग करना मुझको याद दिलाया करो, मैं भूल जाता हूँ आजकल। ओडिस
संडे की नहीं हुई तो 3 लोगों ने पूछ लिया था मेरे से। मैसेज छोड़ दिया करो, एक भूल का दिमाग ही नहीं काम करता। चलो देखो, अश्वत्थामा मारा गया, मैं वीडियो भेज दूंगा, वीडियो वाली आ जाएगी कल तक। नर नहीं कुंजर, ठीक है, तो ये वाक छल था, ठीक है, बोला तो उसने सत्य था लेकिन छल हो गया। तो ऐसा ही अब कोई कहे कि मैं नव शास्त्रों का ज्ञाता हूं, ठीक है, तो कहे कि वो ये बात कह ले तो हम अपने अपने मन में कुछ सोच ले, उन्हें छल कर दिया, ठीक है, वो कहना चाह रहा है कि मैं नया नया ज्ञाता हूं, लेकिन हम समझे क्या बता रहे, वो तो 9 शास्त्रों का ज्ञाता, भाई 9 चीजें आती है उसको, कर गया ना वो वाक छल, इसको बोलते वाक छल करना। आप क्लेरिफिकेशन दे दो, अरे नहीं 9 मैं तो कहता नया नया पढ़ने वाला हूं, 9 नहीं, आपने समझा 9 तो इसको बोलते, मतलब ये हो गया, मतलब वाक छल, बोलने से छल जो हुआ। एक है सामान्य छल, मैंने किसी की बात गलत करनी है, उसको बोलते सामान्य छल। कैसे, ठीक है, कैसे फॉर एग्जांपल वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना है, सुनते ही समझ आ जाएगा, बहुत आसान है, मतलब हद से ज्यादा आसान है। कैसे फॉर एग्जांपल सामान्य छल कैसे कहेंगे, थोड़ी पदार्थ विज्ञान ही है ये। देखो सामान्य छल कैसे कहेंगे, सामान्य छल कहेंगे कि क्या होता है कि रोग जो है, ठीक है, रोग, एक वैद्य ने कहा कि रोग को शांत करने में औषध होती है, और मुझे ये बात काटनी है, ठीक है, मुझे ये बात काटनी है। मैं क्या कहूंगा, ये क्या कह रहे हो आप, तो ये कहना चाह रहे हो कि सत्य को सत्य शांत करता है, कि रोग भी सत्ता वाला है, औषध भी सत्ता वाली है, तो एक सत्ता वाले को दूसरे वाला सत्ता वाला जो है वो शांत करता है। तो इसका मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हो कि काश को जो है, या काश जो है वो राज यक्ष्मा को शांत करता है। तो आपने कहा ना रोग को औषध शांत करती है, यानी आप कहना चाह रहे हो कि सत्य को सत्य शांत करता है। तो सत्य तो काश भी है और सत्य राजयक्ष्मा, दोनों सत्ता वाले, दोनों रोग है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को शांत करते हैं, आप ये कहना चाह रहे हो। देखो कहना वो कुछ चाह रहा था, लेकिन उसको हराने के लिए मैंने क्या किया, सामान्य छल किया। ये डिबेट का टॉपिक है, ये कोई आयुर्वेदिक नॉलेज नहीं है। वो कह रहे हैं कि वाद विवाद में आपको कैसी चीजों को जीतना है, कैसे अपनी प्रतिज्ञा को स्थापित करना, और दूसरे वाला क्या क्या छल आपके साथ कर सकता है, या आप दूसरे वाले के साथ कैसे छल कर सकते हो। ठीक, कोई ये वो नहीं, क्योंकि वो संभाषा आयुर्वेद का पार्ट है, क्योंकि ज्ञान करने के लिए वो हमें करनी है, तो उस संभाषा को करने के नियम बताए हैं। वाद मार्ग 44, जिस पे रख रहकर जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, या जिस पर चलकर हम जीत सकते हैं। कभी आप ये सोचो कि भाई इसका चिकित्सा से क्या मतलब है प्रयोग हो सकती है वाद विवाद में, वो वाद विवाद ज्ञान लेने के लिए जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के 3 ही उपाय बताए हैं, अध्ययन अध्यापन तद्विद संभाषा, और उस संभाषा को जीतने के लिए ये 44 वाद है, वो संभाषा करने के नियम बताए गए हैं इसमें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सामान्य छल। आपकी बुक में भी यही लिखा है, मैंने बस उसको थोड़ा सा आसान कर दिया है, अश्वत्थामा वाला एग्जाम्पल देके और ये देके, ये वाक छल और सामान्य छल, ठीक है। ये बस आपको समझाया, नहीं तो मैं, मेरा क्वेश्चन का काम तो यहीं से चल गया था कि छल कितने प्रकार के होते हैं, और न्याय दर्शन ने 3 प्रकार के छल माने, वाक छल, सामान्य छल, एक उपचार छल भी लिखा है। बस ये आप जो है हाईलाइट कर लो। न्याय दर्शन उपचार छल को वाक छल में ही अंतर्भूत कर लेता, वो वाक छल में ही आ जाता, लेकिन वो न्याय दर्शन ने माना है कि भाई एक उपचार छल भी होता है, ठीक है। तो ये तो जो है आपका है छल कितने प्रकार के हैं, और ऊपर लिख लो कि न्याय दर्शन, हालांकि विमर्श में लिखा है, चलो मैं ही हाईलाइट करा देता हूँ विमर्श में। देखो विमर्श में लिखा कि न्याय दर्शन के जो है वो 3 छल होते हैं, 3 प्रकार का न्याय दर्शन में माना गया है, हाईलाइट कर सकते हो आप, वाक छल, सामान्य छल, उपचार छल। पीजी में क्वेश्चन केवल ये आएगा कि वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल, न्याय के छल कितने प्रकार के हैं, या फिर पूछेगा चरक अनुसार छल कितने भेद के बताए, बस, और कुछ नहीं पूछेगा इससे ज्यादा, आज तक तो नहीं पूछा है। उदाहरण काश वाला, राजयक्ष्मा वाला मैंने दे ही दिया आपको, उदाहरण भी आएंगे तो भी आप पकड़ लोगे आंसर को, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। नेक्स्ट देखो अहेतु, अहेतु, वही अहेतु कितने प्रकार का होता है, अहेतु 3 प्रकार का होता है, ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन और कुछ नहीं,
अहेतु कितने प्रकार का होता है? अहेतु 3 प्रकार का होता है। ठीक है, हाईलाइट करो जल्दी से। नाम क्या क्या दिए हैं हेतु के? प्रकरणसम, संशयसम, वर्णयसम। ठीक है, हाईलाइट करो, हिंदी में हाईलाइट कर लो, पढ़ लो हिंदी में। केवल 3, इतना ही, और कुछ नहीं, और इससे ज्यादा नहीं। जब तक मैं बोलूं नहीं कि आपको इससे ज्यादा पढ़ना है, आपको उतना ही पढ़ना जितना मैं बताऊं। ठीक है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं बता दूं, पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ सकते हो, मर्जी है आपकी, लेकिन नीड ऑफ एग्जामिनेशन इज मोर देन द सिलेबस, मोर इंपोर्टेंट देन द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। नीड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इससे ज्यादा सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इससे ज्यादा जरूरी है नीड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, ये मेरी बहुत फेमस कोट है, मैंने बहुत पहले बनाई थी ये। ठीक है, मैं ये मेरा हमेशा से मानने का ये मतलब था कि भाई सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन तो बहुत ज्यादा है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि सिलेबस क्या है। उस नीड क्या उस एग्जामिनेशन की, उस एग्जामिनेशन करने की नीड क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हाँ भाई ये नीड है इस एग्जामिनेशन करने की, एग्जामिनेशन को पास करने की। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है, मेरी बहुत फेमस कोट है ये, मतलब मैं अपने आप में मतलब वो कहता कि भाई इससे ऊपर कोई चीज है नहीं। थोड़ा सा मुश्किल है ये, इसकी एक्सप्लेनेशन। अब वो समझ नहीं आएगी अगर मैं डिटेल में बताऊंगा, तो जरूरी भी नहीं। ठीक है, प्रकरण सम अहेतु, थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, वैसे समझ नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है समझना, बहुत बार। उसके लिए थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए। देखो थोड़ा सा, लेकिन कोशिश करता हूँ, क्या पता आ ही जाए। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 3 चीजें लिखनी होगी जो मैंने आपको कल समझाई थी अनुमान प्रमाण के लिए। वैसे है नहीं आपके काम का, लेकिन फिर भी देख लो कि क्या पता थोड़ा समझ ही आ जाए। अनुमान प्रमाण के लिए 3 चीजें जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि कोई अग्नि जल रही है, ठीक है, ठीक है, पहाड़ के पीछे। ठीक है, ये अपना पहाड़ है, ठीक है, इस पे अग्नि है और इस पे धुआं है। ठीक है, कोई व्यक्ति धुएं को देखकर, ये धुआं है, ठीक है, ये पर्वत है और ये अग्नि है रेड वाली। ठीक है, अब हमें इन पे 3 चीजें हैं। ठीक है, साध्य क्या है, हमें सिद्ध जो करना है वो है कि पर्वत पर अग्नि है। उसमें हेतु क्या है, हेतु क्या है, धुआं है। और पर्वत क्या है, पक्ष है। ये बात सबको पता है ना, इतनी बात तो सबको पता होगी ना, मेरे हिसाब से इतनी बात तो सबको पता ही होती है। ठीक है, ये मैंने बताई भी थी, फिर भी मतलब बहुत, ये तो मतलब सबसे बेस वाली बात है। अब हेतु अहेतु है ये, ठीक है, अहेतु, अहेतु का मतलब यानी जो हेतु ना हो। सीधी सी बात है, ये हेतु तो है नहीं, तो ये है क्या? तो देखो क्या डेफिनेशन दी है इसकी, इसकी डेफिनेशन में कह रहा है कि यदि हेतु पक्ष के समान ही हो, ठीक है, हेतु होना चाहिए तो अलग, लेकिन वो क्या हो, पक्ष के समान हो, पक्ष ही हो वो, तो हेतु तो हुआ नहीं पक्ष, ये तो अहेतु हो गया। ठीक है, होना जैसे कि मैंने बताया कि भाई अग्नि जो है, पर्वत पर अग्नि है, क्यों, उसका कारण मेरे पे हेतु मतलब कारण पूछा, क्योंकि पर्वत पर धुआं दिख रहा है, इसलिए वहां अग्नि, क्योंकि जहां अग्नि धुआं होता है वहीं अग्नि होती है, तो मैंने हेतु बताया, तो हेतु हो गया धुआं। ठीक है, जबकि मैं धुएं को नहीं बता के यही बताऊं क्योंकि ये पर्वत है इसलिए अग्नि है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया ना, तो ये तो हेतु हुआ ही नहीं, ये तो पक्ष को ही मैंने हेतु बता दिया। तो अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कोई अहेतु है जो पक्ष के समान है या पक्ष पे है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, प्रकरण सम अहेतु। वो हेतु तो है ही नहीं, इसलिए तो अहेतु का भेद है, इसलिए तो अहेतु है। फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन बोल देता हूं, पढ़ देता हूं, आपके सामने भी लिखी होगी। हेतु पक्ष के समान ही हो तो उसे प्रकरण सम अहेतु कहते हैं। अनुमान के लिए पक्ष और हेतु का स्वतंत्र होना आवश्यक है, यानी पर्वत का और धुएं का क्या दोनों का स्वतंत्र होना आवश्यक है, तभी हम अनुमान लगा पाएंगे। लेकिन ये तो हेतु हुआ ही नहीं ना, ये तो अहेतु का भेद है, इसीलिए ये प्रकरण सम अहेतु है। फॉर एग्जाम्पल, शरीर से भिन्न आत्मा नित्य है। ठीक है, शरीर से भिन्न, यानी एक शरीर हो गया ए बॉडी, बी या फिर बी बॉडी शरीर हो गया, ए आत्मा होगी। ठीक है, तो कहता है कि शरीर से भिन्न आत्मा जो है वो नित्य है। आत्मा के नित्यत्व में क्या उदाहरण दिया? शरीर, ये तो पक्ष है भाई, इसको क्यों हेतु बता रहे हो? ये तो पक्ष है शरीर, तो आप दूसरा हेतु दो ना आत्मा की नित्यत्व में सिद्ध करने में, आपने तो पक्ष को ही हेतु बता दिया। इस उदाहरण में शरीर से भिन्नत्वम हेतु है, इसने क्या है कि शरीर से भिन्नत्वम हेतु है। ठीक है, आत्मा का नित्य तो ये साध्य है, क्योंकि इसको सिद्ध करना है कि ये साध्य है। और शरीर से भिन्न आत्मा ये पक्ष है, शरीर पक्ष है। और पक्ष और हेतु दोनों समान है। हेतु भी ये कह दिया कि इसने शरीर है क्योंकि शरीर से भिन्न है, और शरीर ही जो है उसका पक्ष है आत्मा का, वहीं पे रहती है आत्मा। जैसे पर्वत पर अग्नि है, शरीर में ही आत्मा है, दोनों एक ही बता दिए इसने। इसको बोलते प्रकरण सम अहेतु। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकरण सम अहेतु, यानी जो पक्ष को ही हेतु बता दे। जहां पर पक्ष और हेतु एक हो जाए तो वो हेतु तो रहा नहीं, वो तो अहेतु है। ठीक है, फिर भी कह रहा हूं, आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है वो समझना, वो तो मैं अपनी एक कोशिश कर रहा हूं कि चलो मैं बता देता हूं थोड़ा बहुत, अगर आपको दिमाग में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारा काम तो इतना ही चल गया, हेतु के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ठीक है, कभी ये सोचो अरे इतनी मुश्किल चीजें मैं कैसे करूंगा, अभी से डिसाइड कर लो ना अपने मन में कि ये तो मेरे से नहीं होने वाला भाई। ठीक है, वो तो सिर्फ बता रहा हूं, अपना काम तो वहीं से चल जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं संशय सम, बता देता हूं, एक कोशिश है बस। संशय सम अहेतु, कई बार वो फर्स्ट मुझे कोई बच्चों की याद आ जाती है, तो मैं पढ़ा रहा था अपनी ओर से पूरी, मतलब मेहनत कर रहा था पढ़ाने की, तो कहे सर क्यों परेशान हो रहे हो, 20 साल से हमारे घर वाले नहीं पढ़ा पाए तो आप क्या पढ़ा पाओगे। ठीक है, तो वो बात है तो अलग है, नहीं तो अपनी ओर से तो समझाने की कोशिश है ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम संशय सम। ठीक है, संशय सम अहेतु। ठीक है, यानी जो हेतु, हेतु का काम क्या होता है? देखो, धुएं का काम क्या है? देखो थोड़ा ये तो आसानी समझ आ जाएगा। धुएं का काम क्या है? अग्नि को सिद्ध करना। यानी क्या काम किया इन्हें? संशय को दूर करना। संशय को दूर किया है ना धुएं ने, क्योंकि जहां जहां भाई धुआं तो वहां अग्नि होती है, तो इन्हें संशय दूर कर दिया। अब हम समझ गए कि भाई अग्नि है पर्वत पे। मान लो कोई हेतु संशय को पैदा करे, ठीक है, हेतु का काम क्या होता है? संशय को दूर करना। लेकिन कोई संशय को ही उत्पन्न करे तो वो कौन सा हो गया? संशय सम अहेतु। ठीक है, यानी जो संशय उत्पन्न करे। अब इसका एग्जांपल सुन लो, समझ आए तो, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि कोई कहता है कि यह व्यक्ति आयुर्वेद के केवल एक भाग को कह रहा है। ठीक है, किसी व्यक्ति ने कहा कि या फिर मैं ये कह दूं कि यह व्यक्ति आयुर्वेद के केवल एक भाग को जानता है। ठीक है, अब इसमें क्या, इस लाइन में संशय है, संशय उत्पन्न हुआ। उसने एक ऐसी बात कही, आयुर्वेद के एक भाग को जानता है। एक भाग को क्या मतलब? क्या वो पूरे आयुर्वेद को नहीं जानता है, केवल एक ही भाग को जानता है, या वो एक भाग को बहुत अच्छी तरीके से जानता है? साध्य नहीं हुई बात। देखो, तो इसमें संदेह होता है, वह यह वैद्य है भी या नहीं भी।
इस पे दूसरा कहता कोई दूसरा व्यक्ति, जिस प्रकार यह व्यक्ति आयुर्वेद के एक भाग को कह रहा है, अतः वह आयुर्वेद को जानने वाला वैद्य ही होगा। ठीक है, इसमें दो संशय कि वो कहा एक भाग को ही जानता, तो क्या पता वो वैद्य हो या ना हो, या कहे कि वो एक भाग को जानता है, तो क्या पता कि वो सारों को जानता लेकिन कहे एक ही भाग रहा है। तो मतलब जिसमें संशय स्थापित हो, जो साध्य मतलब व्याप्ति में जो जो सिद्ध न कर पाए, जो साध्य को सिद्ध न कर पाए, उसको बोलते हैं जो है संशय सम अहेतु। ठीक है, वर्ण्य सम जो वर्णित न कर पाए, वर्ण्य सम अहेतु। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, जैसे रसोई घर में धुआं है तो वहां आग है, और मैं केवल इस बात को ही सिद्ध न कर पाऊं कि रसोई घर में धुआं है क्योंकि वहां आग है, यही मेरा एग्जाम्पल स्थापित न हो, जो विषय स्वयं स्थापित न हो उससे मैं अपने साध्य की तुलना करूं, उसको बोलते वर्ण्य सम अहेतु। ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आप नाम याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। यानी जो दृष्टांत है वही स्थापित नहीं है, और हम उस दृष्टांत से उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद स्थापित नहीं है से। ठीक है, इसको बोलते, क्योंकि हेतु तो है ही नहीं, वो वर्ण्य समय हेतु बोलते हैं इसको। ठीक है, छोड़ो, बस आपको नाम याद हो गया वही बहुत है। एक थोड़ी सी वो थी कि मैं आपको समझा पाऊं, नहीं पाया तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अतीत काल। नेक्स्ट बात है अतीत काल। सब लोग इनको ना छोड़ देते हैं, वहां भी जब यूजी में आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छे से नहीं कराते हैं, लेकिन मैं जरूर कराता हूँ कि मैं मतलब आपने 1% समझा, थोड़ी और अगर कोशिश करेगा वो समझने की, थोड़ा और डीप जाएगा अपने नॉलेज को लेके, तो वो पूरा समझ। अगर उसको आप हटा ही दोगे, उसको बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, तो वो आगे भी कुछ नहीं जानेगा, उसको ये लगेगा कि ये तो बहुत बकवास टॉपिक है, इसको समझ ही नहीं आया। उस स्टूडेंट की गलती नहीं होती, वो समझाने वाले की गलती होती, वो उसको समझा ही नहीं पाया। ठीक है, हाँ ये तो होता है कि भाई अब जैसे मैं फाइनल ईयर वाले या थर्ड ईयर वाले या फोर्थ ईयर वाले को तो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये तो मान के बोलूंगा कि आपको फर्स्ट ईयर का तो कुछ आता होगा। ठीक है, नहीं तो अगर मैं फर्स्ट ईयर में जाने लग गया तो फिर मैं 6 महीने में पूरा सिलेबस कैसे करा पाऊंगा, 7 महीने में। ठीक है, मुझे तो ये मान के चलना पड़ता है ना कि आप लोगों ने थोड़ा पढ़ रखा है या पढ़ा होगा, तभी तो मैं 6-7 महीने में अपना सिलेबस करा पाऊंगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अतीत काल। अतीत काल मतलब जहां कहना चाहिए वहां आपने नहीं कहा, अतीत काल बाद में कह रहे हो, ये तो हार गया। अतीत काल नाम यत पूर्वम वाच्य तद पश्चात उच्यते, जो पहला कहना चाहिए था वो आपने बाद में कहा, इसको बोलेंगे अतीत का। उपालंब, उपालंब नाम हेतु दोष वचनम, हेतुओं में दोष का दिखना, आपने जो हेतु कहा, आपने जो कारण कहा, उसमें किसी ने दोष निकाल दिया और वो आपका गलत हो गया, इसको बोलते हैं उपालंब। ठीक है, उसके बाद परिहार, उसी दोष वचन का निराकरण करना, परिहार नाम तसेव दोष वचनम परिहरणम, उसी दोष वचन का जो है वो परिहार करना, जो है निराकरण करना, जो आपने बोला है, ठीक है, उसी दोष जो दोष युक्त वचन है उसका निराकरण अगर आपने कर दिया वो परिहार हो गया। ठीक है, यानी उसी दोष वचन का निराकरण करना, यानी आपने मान लिया कि भाई मेरे से गलती हुई है और आपने निराकरण कर दिया। ठीक है, वो बोलते परिहार। फिर हो जाती है प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञा हानि नाम सा पूर्व परिगृहित प्रतिज्ञा पुनर्युक्तो यथ परित्यज्यति, आपने प्रतिज्ञा की पहले, उसके बारे में सब चीजें आपने बताई, लेकिन फिर आप अपनी बात से पलट गए, हरा दिया गया आपको। ठीक है, अर्थात पहली की गई प्रतिज्ञा को परास्त कर देना या त्याग देना, या पहले कई प्रतिज्ञा को स्थापना करने में असमर्थ होना। आपने कहा कि आत्मा नित्य होती है और आप इसे सिद्ध नहीं कर पाए, ये हार गए। या आपने कहा कि पुनर्जन्म होता है, आप इसे सिद्ध नहीं कर पाए, आप हार गए, इसको बोलेंगे प्रतिज्ञा हानि। ठीक है, आपने हेतु दिया, आपने कारण दिया, उसमें दोष निकल आया, फिर आपने उस दोष का निराकरण स्वयं कर दिया कि हाँ दोष है, तो आप हार गए, वही हारना प्रतिज्ञा हानि होती है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, अभ्यनुज्ञा, इष्ट और अनिष्ट को भी स्वीकार कर लिया जाता है, जहां पर अभ्यनुज्ञा नाम इष्ट अनिष्ट उपागम, एक समय ऐसा जिसमें अभिलाषित वस्तु जो आप चाहते हो, जो आप नहीं चाहते उसको भी स्वीकार कर लो। ठीक है, उसको जो है अभ्यनुज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अर्थात अपना पक्ष दोष युक्त है, उसे विपक्षी कहता तो उसे स्वीकार करना, उसका खंडन न करना, न कर शत्रु के पक्ष में दोष दिखाना कि यह दोष आपके भी पक्ष में है, जैसे कांग्रेस बीजेपी वाले करते हैं। ठीक है, कि ये तो आपने भी किया था तो ये हमारे में भी है।
ठीक है, इष्ट और अनिष्ट दोनों को स्वीकार कर लेना। देखो हिंदविमर्श में एक लाइन में आंसर आ जाता है, जो दोष आपके पक्ष में है वही दोष हमारे पक्ष में भी है। ठीक, बस अब चुप हो जाओ। जो ठीक है, अब ये आप में भी है, ये हम में भी है। तो इसको बोलते हैं इष्ट और अनिष्ट को जहां स्वीकार कर लिया जाता है उसे अभ्यनुज्ञा कहते हैं। विमर्श में तीसरी लाइन को हाईलाइट कर लो तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हेतुआंतर, जहां पर प्राकृत हेतु कहना चाहिए वहां पर विकृत हेतु कह दो, इसको हेतुआंतर बोलेंगे। ये हेतुआभासी है। ठीक है, यह हेतुआभासी है। जहां प्रकृत हेतु कहना चाहिए, सही हेतु कहना चाहिए, लेकिन वहां आप विकृत हेतु कह देते हो, यानी दिखे तो हेतु लेकिन हेतु न हो, कारण न हो, जैसे हेतुआभास की डेफिनेशन होती। ठीक है, अर्थांतरम भी ऐसा ही है। अर्थांतरम, अर्थांतरम नाम एकस्मिन व्यक्तम अपरम यदाह, अर्थात जहां एक विषय कहना हो, जहां पे जबर कहना हो वहां पर मैं कह दिया, इसको बोलते हैं अर्थांतरम। तो पकड़ लो, जैसे आपने पूछा हो किसी से, तुम भाई ज्वर के लक्षण बताओ, वो प्रमेय के कहते नहीं, हार गए तो अब तुमने प्रमेय का बोल दिया, अब नहीं, अब बाहर चलो। ठीक है, तो ये होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अर्थांतरम के बाद निग्रह स्थान। निग्रह स्थान मतलब ऐसा स्थान, निग्रह स्थान नाम प्राज्य प्राप्ति, जहां पे आपकी प्राज्य हो जाए, जहां आप पराजित हो जाओ वाद विवाद में, उसको बोलेंगे निग्रह स्थान। ठीक है, मतलब आप पराजित हो गए। और ऐसी कितनी बात है, तो ये 15 बात, हालांकि इसमें तो कुछ दी गई है। ठीक है, हम विमर्श से पढ़ लेंगे। प्राज्य प्राप्ति प्राप्त करना निग्रह स्थान है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, 3 प्रकार का कैसे लिखा है इन्होंने निग्रह स्थान को। ठीक है, ज्ञानवती सभा में 3 बार कहे जाने पर भी वाक्य को अर्थ को न जानना। ठीक है, आपसे 3 बार पूछा, ये है, ये है, ये है, इसमें आपने नहीं बताया उसका आंसर, आंसर नहीं है तो आप हार गए, आपकी पराजय हो गई। बस 3 ही बार पूछेगा वो। ठीक है, बताओ भाई है नहीं है। ठीक है, मान लो उसने पूछा आत्मा नित्य, आप कोई आंसर नहीं दे पाए, फिर उसने पूछा आत्मा नित्य, फिर उसने पूछा आत्मा नित्य, आप तीनों बार आंसर नहीं दे पाए, बोल ही ना पाए। जैसे टीचर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, है, याद है, याद है, याद है, 3 बार पूछा, इसका मतलब फिर वो नेक्स्ट पे चलेगा, चलो नेक्स्ट, आपकी पराजय हो गई। अन अनुयोज्य का अनुयोग, अन अनुयोज्य क्या था, बताओ, अन अनुयोज्य क्या था? अन अनुयोज्य क्या था? बताओ, देख के बता दो, अन अनुयोज्य क्या था? बताओ, अरे बोलो मुर्को, अन अनुयोज्य का मतलब क्या था हिंदी में, जो बताओ। वाक्य दो से युक्त हो। दोनों अलग अलग बोले हो। वाक्य दोष से युक्त, दोष जो रहित तो लिखूं या दोष से युक्त तो अनुयोज्य होगा। हाँ, हल्का समझ गया, मैं दूसरों से पूछना चाह रहा हूँ, रुको जरा। मेरे को, चलो ठीक है, मेरे को ये बताओ, मैं सहित लिखूं या रहित लिखूं? जो विपरीत है उसी को तो कहें। 1 मिनट सोनू, 1 मिनट, मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दो, अपना मत सोचो। दोष सहित लिखूं या दोष रहित? दोष रहित से। अरे दोष सहित कैसे होगा? दोष सहित तो अनुयोज्य होता है, जो दोष युक्त हो। दोष रहित अनु हाँ, तो ये दोष रहित है, तो दोष सहित नहीं है। दोष सहित तो अनुयोज्य, ये है अननुयोज्य, यानी जो दोष रहित हो, इसके अपोजिट हो दोष रहित। दोष रहित होने पर भी आपने क्वेश्चन पूछ लिया, अनुयोग कर लिया, तो आप हार गए। तो दोष रहित, तो उसी पे, जो चीज दोष रहित है उस पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, यानी आपको पता नहीं है, तो आप हार गए। फिर लिखा अनुयोज्य, यानी जो गलत है उस पे आपने अनुयोग कर लिया, यानी उस पे आपने क्वेश्चन ही नहीं पूछा।
तो आप वैसे ही हार गए, आपको वैसे ही नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये जो 3 चीजें हैं, ठीक है, ये जो आपकी प्राज्य प्राप्ति की और आपको अग्रसर करती है, प्राज्य को प्राप्त कहलाती है। और भी कुछ चीजें हैं। आयुर्वेद में कुल 15 निग्रह स्थान है, 15 जगह ऐसी है जहां पे आप हार जाते हो। ये 15 जगह है, इसको हाईलाइट कर लो, विमर्श में दिया हुआ है पहले पैराग्राफ के नीचे। ठीक है, पहले पैराग्राफ के आप पीछे आपको दिया गया है। चलो भाई, ये वाद हो गए 44, बहुत बड़ी चीज हो गई है। ठीक है, थक गया मैं बोल बोल के, समझा के आपको। कल हम इसको 8वें का, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, कर लेंगे 1-2 दिन में। ठीक है, ये हमको करना होता है 131 तक, 131 तक हम कल ये और कर लेंगे। कल खत्म हो जाएगा ये विमान स्थान, फिर हम शारीर स्थान करेंगे। इंद्रिय स्थान तो एक ही दिन का है, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना होता है उसमें। ठीक है, शारीर में भी 8वें में गायनी आ जाती है, वो हम लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, अभी एक सब्जेक्ट कराएंगे हम, रस शास्त्र। ठीक है, मैं थोड़े पेपर चेक कर रहा हूँ, तो वो जैसे ही हो जाते हैं तो मैं उसके बाद शुरू कराता हूँ। कब परसों हो जाएंगे वो, उसके बाद 1 दिन का टाइम लेने के बाद, मतलब इस वीक के लास्ट तक हम रस शास्त्र शुरू कर देंगे, और कुमार भृत्य लगातार दोनों ये फिर हम लोग कराएंगे। पहले रस शास्त्र करेंगे, फिर कुमार भृत्य करेंगे, और ये जो है क्या बोलते हैं, फिर जैसे ही सब्जेक्ट ये एक चरक चिकित्सा संहिता में और सुश्रुत उत्तर तंत्र, ठीक है, इनकी बारी आ जाएगी। जैसे चरक ये रुक गया तो थोड़े दिन इसको रोक देंगे तो एक सब्जेक्ट कर लेंगे, फिर दूसरे वाले को थोड़े दिन रोक देंगे तो फिर दूसरा कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, रस शास्त्र, कुमार भृत्य, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आगे संहिता जो शुरू होगी वो चरक चिकित्सा और सुश्रुत उत्तर तंत्र यानी शालाक्य, ये शुरू होगी। ठीक है, तो अभी तो पढ़ते रहो, ये जल्दी हो जाएगा तो फिर उसके बाद देखेंगे। थक गया आज मैं, नहीं तो मैं और भी मन था कराने का। चलो कल करेंगे, बोलना ज्यादा पड़ गया आज, कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलो ये पढ़ के आओ, याद करके आओ, इतना बाद में देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।